साथियों, तो आपका बीपीएससी का न्यू वैकेंसी आ चुकी है और आपका एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुका है, जो आपका 7 से 10 दिसंबर को होने वाला है। तो आपका समय आपके पास बहुत कम है, यानी 1 मंथ का ही समय बचा हुआ है। तो आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलिए आज आप लोग के लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ये आपका क्लास 6 to 8 के लिए है, आपका यानी एसएसटी, जिसका भी आपका सोशल साइंस है, एसएसटी है, उसके लिए आपका यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पहले हम करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। एक चीज़ याद रखिएगा आपका कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही यानी मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। इसलिए देखिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को, इसे भी याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिए आपका कि संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का अध्यक्ष में लेकिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष ही थे लेकिन अध्यक्ष तो थे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये होगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द आपको जोड़ा गया था। देखिए आपका क्वेश्चन जो फर्स्ट था, इसमें सिर्फ आपका पूछा गया था अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था, तो जो आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसमें याद रखिएगा कि 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द आपको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये आपका अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, यानी यूएसए के संविधान से। ऑप्शन आपका बी होगा। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन है कि संविधान राज्य के कार्यों तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका यानी गौटिल्य का है। किसका? गौटिल्य का यह कथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन है कि लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा है, गुण का नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गार्नर का। तो ये सभी कथन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन आपका 7 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? देखिए आपका ये अमेरिका में है, अमेरिका में अभी आपका अध्यक्षात्मक सरकार है, ऑप्शन आपका बी होगा। भारत में कैसा है? तो भारत में संसदीय है, ध्यान रखिएगा, भारत में संसदीय सरकार है। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संघीय शासन की विशेषता है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? आपका ऑप्शन ए है अलिखित संविधान, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि एकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता। ऑप्शन सी है एक संसदीय विधायिका। ऑप्शन डी है केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। देखिए संघीय सरकार में आपका शक्तियों का विभाजन होता है, ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में आपका संघात्मक क्या है? तो ये आपका भारत में तो संसदीय है, क्या है? भारत में संसदीय सरकार है। कैसा है? संसदीय प्रणाली है, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए भारत में जो संसदीय प्रणाली है ये आपका कहाँ से लिया है? तो संसदीय प्रणाली ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व माना था?
यानी कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व माना था? तो ये माना था सीले ने। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है, यानी किस देश में द्विसदन वाला व्यवस्था है? तो ये हमारे भारत देश में है, क्योंकि देखिए भारत देश में आपका एक लोकसभा है और दूसरा क्या है? राज्यसभा है। तो संसद का 2 पार्ट है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इसी को बोलते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो ये कहाँ है? भारत में। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है, यह कथन किसका, यानी यह विचार किसका है? तो यह विचार है हेगल का। किसका? हेगल का। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होता है? तो यह तो आपका अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से चुनाव नहीं होता है। तो ये प्रत्यक्ष विधि से लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए यदि आपको पता है तो। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका है कि सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये आपका कौटिल्य है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन सी होगा, कौटिल्य, यानी इसी को बोलते हैं चाणक्य। ऑप्शन सी होगा। एक क्वेश्चन है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किसका है? यानी यह कथन किस विचारक का है? यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन वोंदा को। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक का नाम है, यानी विधि शास्त्र पर व्याख्यान, यह पुस्तक किसने लिखा है? तो यह पुस्तक लिखा है, याद रखिएगा, जॉन ऑस्टिन। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है लास्की ने। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अमेरिका में आपका ये प्रावधान है कि कोई भी राष्ट्रपति केवल 2 बार ही, यानी मात्र 2 बार ही वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, चाहे उसे जनता क्यों नहीं चुना हो, लेकिन 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरी बार भले ही वो चुनाव में खड़ा हो, लेकिन वो चुनाव जीत भी जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। तो कोई भी अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। और अमेरिका में एक, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। ठीक है, वहाँ का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। ठीक है, जैसे हम लोग का 5 वर्ष का होता है, तो वहाँ 4 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। तो कोई भी राष्ट्रपति मैक्सिमम कितने वर्ष तक शासन कर सकता है? तो 8 वर्ष तक ही, 2 शासनकाल ही वो कर सकता है। तो याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 2 बार ही बन सकता है, तीसरी बार वह नहीं बन सकता है। ठीक है, लेकिन भारत में हमारे देश में क्या है? तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितने बार भी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं और कितने बार भी वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपका जनता जिताते रहेगा, आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते रहेंगे। यहाँ लिमिट ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है कि ब्रिटेन का मैग्नेट कार्टा कब लागू हुआ? ब्रिटेन का मैग्नेट कार्टा कब लागू हुआ? तो आपका 20 हो जाएगा ऑप्शन ए 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा पूंजी देनदारी प्रबंधन। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन राजकोषीय नीति को बनाता है? अब देखिए कर रहा है राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो यह वित्त मंत्रालय बनाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। तो राजकोषीय नीति कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय बनाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि करेवा वैली स्थित है। तो करेवा वैली ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 22 है कि बाढ़ के दौरान
बाढ़ के दौरान हर वर्ष एक एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ये क्या है? तो ये आपका खादर है। ऑप्शन आपका सी होगा, सॉरी खद्दर, ऑप्शन सी होगा, यानी उसी को बोलते हैं खादर। देखिए, बाढ़ के द्वारा बहा कर लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन 25 है कि एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनी गई? तो ये 1917 में प्रथम बार यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनी गई थी, याद रखिएगा। और ये यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी है, प्रथम महिला अध्यक्ष है। और ये कब बनी थी? कोलकाता अधिवेशन बनी थी, याद रखिएगा। कोलकाता अधिवेशन में 1917 में एनी बेसेंट यानी प्रथम बार अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 है कि संविधान के किस अनुच्छेद से यह पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे? यानी इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 141 में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका नीलगिरी, याद रखिएगा, नीलगिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है कि आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन 30 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि शक्तियों को विभिन्न सरकारी स्तरों पर बांटा जा सकता है, बिल्कुल सही है। आपका बी है आधुनिक लोकतंत्र में शक्तियां सरकार के विभिन्न अंगों में बांटी हुई होती है, सही है। आपका सी है शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों में भी बांटा जा सकता है। ऑप्शन डी है शक्तियों को बांटने का कार्य सामाजिक या प्रभावशाली समूहों और आंदोलन द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, तो आपका ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 243 के ए में किया गया है, अनुच्छेद 243 के ए में किया गया, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विश्व विकास स्तरों का सृजन करता है? क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विश्व विकास स्तरों का सृजन करता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में है IMF, ये नहीं होगा, यूनेस्को ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होना चाहिए विश्व बैंक। आपका देखिए ऑप्शन किस में, ऑप्शन सी में है विश्व बैंक। क्या होगा आंसर? विश्व बैंक होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत में छावनी बोर्ड किस धारा के अंतर्गत विनियमित है? किस धारा के अंतर्गत विनियमित है? ये आपका है, याद रखिएगा, धारा 1924 के अंतर्गत, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 98, याद रखिएगा, अनुच्छेद 98 का संबंध संसद के सचिवालय से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मानक है, यानी भूकंप की तीव्रता को हम किससे मापते हैं? तो ये आपका रिएक्टर स्केल से मापते हैं, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप धरती के भीतरी बनी गहरी चट्टान को क्या कहते हैं? उसे प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने का सुझाव दिया था? तो ये देता होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है केसरी बीजी तिलक, बिल्कुल सही है। केसरी के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। बी है अमृत बाजार पत्रिका, इसके लेखक कौन थे? लेखक संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे, ये भी सही है। सी है इंडियन मिरर, इसके संपादक ML वर्मा, ये आपका गलत है। इंडियन मिरर के संपादक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका गलत मैच किया गया है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि कितने राजनीतिक
कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 का स्थापना की। यानी कहने का ये अर्थ हुआ कि 1885 में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, उसमें कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? तो 72 सहयोगियों ने भाग लिया था। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन का 40 है। क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका है कि सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था आपका? याद रखिएगा, अरस्तु ने किया था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 है कि संप्रभुता के एक तत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन क्या था? याद रखिएगा, ऑस्टिन ने किया था। ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। यदि आपको ये मालूम हो जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो ये भी मालूम हो जाएगा कौन भाग नहीं लेता है। तो याद रखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा प्लस दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी का निर्वाचित सदस्य ही भाग लेता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, ये तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है, ये तो भाग लेता है। कार्यभाग कौन नहीं लेता है? बी है लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, ये भी भाग लेता है। सी है विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, ये भी भाग लेता है। डी है विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य, ये आपका गलत हो गया। विधान परिषद का सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रयांश सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्या था आपका? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 45 है। क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले समाजवाद का प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन का 46 है। क्वेश्चन है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि? अब बताइए कि भारत एक गणतंत्र है यानी गणराज्य है क्यों है? क्योंकि भारत में राष्ट्र अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भारत में यानी राष्ट्रों का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्र अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। यानी संवैधानिक रूप से प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो जब भारत का राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन द्वारा होता है, इसीलिए भारत क्या है? एक गणराज्य है। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि धन विधेयक का परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक का उल्लेख आपका अनुच्छेद 110 में किया गया। याद रखिएगा, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। क्वेश्चन का 49 है। क्वेश्चन आपका 49 है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत है। यानी केंद्र तथा राज्यों के मध्य का विवाद किसके अंतर्गत आते हैं? ये आप कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? अब देखिए, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन में अनुच्छेद नहीं दिया गया। अनुच्छेद की बात किया जाती है, आपका अनुच्छेद 21 के ए में है। अनुच्छेद 21 के ए में है, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, ये होना चाहिए कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये आपका बनाया है 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपका अनुच्छेद 21 के ए में यह जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना ये मौलिक अधिकार होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन का है कि ग्राम पंचायत अपने कार्यों के लिए
अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ग्राम पंचायत अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। जिस तरह से आपका यानी जिस तरह से जो मंत्री होते हैं वो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी तरह से ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करते हैं वो कल्याणकारी राज्य कहलाते हैं। भारत के संविधान में भी इसे लिखा आपका जोड़ा गया है, किसमें? आपको पता होगा भाग 4 में राज्य के नीति नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य की बात कहा गया है। आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन है प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? तो ये यूनानी थे। कहाँ का रहने वाले थे? यूनानी इतिहासकार थे हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका नाम था जैरे। क्या नाम था? जैरे। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी गणतंत्र का प्रारंभिक नाम था जैरे। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन है कि सूडान एक ऐसा देश है जो विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जाति संहार जैसे कार्य बड़े पैमाने पर वहाँ पर किए गए हैं। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 56 है, क्वेश्चन है कि राजा पट्टी संघर्ष का केंद्र है। राजा पट्टी संघर्ष का केंद्र है, तो ये है, याद रखिएगा, पश्चिम एशिया में। कहाँ है? पश्चिम एशिया में। याद रखिए राजा पट्टी, ये जो आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है। अभी देखिए आपका इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वार चल रहा है, यानी युद्ध चल रहा है, तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछने का आपका चांस है। तो याद रखिएगा राजा पट्टी संघर्ष क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका पश्चिमी एशिया में है। किसके बीच? तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन है कि डच शब्द संबंधित है। तो डच शब्द नीदरलैंड से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन है कि वारसाई की संधि ने समाप्त किया था। वारसाई की संधि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था और वारसाई की संधि जर्मनी के साथ किया गया था, और इसे कहा जाता है कि जर्मनी पर यह वारसाई की संधि थोपा गया था। और ये भी कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है, यानी वारसाई की संधि, क्योंकि वारसाई की संधि जर्मनी पर थोपा गया था, जिसके कारण जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध यानी शुरू किया था। तो ये भी कहा जाता है आपका वारसाई की संधि को कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का बीज भी यहीं बोया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 59 है, क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया है। ये क्वेश्चन का बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है, बहुत बार आपका ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। ये आपका चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है, क्वेश्चन आपका कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा देश है? तो ये आपका जापान है। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है, क्वेश्चन 61 है कि यूर्त निम्न से किस प्रजाति का घर है? यूर्त निम्न से किस प्रजाति का घर है? तो ये बुशमैन प्रजाति का घर है। ऑप्शन आपका सी होगा। 61 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 62 है, क्वेश्चन 62 है कि विटलिसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? ये याद रखिएगा 13 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं? तो खनिज तेल क्षेत्र को कहते हैं। याद रखिएगा संपन्नता का झरना खनिज तेल क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है? तो ये आपका नागालैंड में है। याद रखिएगा नागालैंड में निगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर थी, यानी वहाँ पर जनसंख्या घट ही गया था, तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर आपका नागालैंड में है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 65 है कि महात्मा गांधी
जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, यानी इसको बोलते हैं जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। ये आपका कहाँ? ये आपका कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। किस नदी पर है? तो याद रखिएगा शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन आपका है कि मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या होता था? मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या होता था? तो आपका ऑप्शन सी होगा कि आंकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 67 है। क्वेश्चन आपका है कि हैंसंग का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था बुद्ध से संबंधित स्थानों पर जाना, यानी बुद्ध से संबंधित ज्ञानों के बारे में जानना। और देखिए हैंसंग जो आए थे ये आपका हर्षवर्धन के समय आए थे। याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबार में आए थे आपका हैंसंग, इससे भी ध्यान रखिएगा। ये एक चीनी यात्री थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ है? ये सातवाहन वंश के समय में हुआ था। ऑप्शन आपका 68 का सी होगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन 69 है कि दिल्ली सल्तनत में बरीद और मुमलिक किसका अधिकारी होता था? बरीद और मुमलिक किसका अधिकारी होता था? ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होते थे। याद रखिएगा बरीद और मुमलिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चोल शासकों ने किस एक ने संपूर्ण सीलोन यानी सिंगल को विजित किया था? यही अभी आपका सेंगोल, जिसको बोलते हैं सेंगोल, जो संसद भवन नया संसद भवन रखा गया सेंगोल, यही सेंगोल का बात कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा सेंगोल जो है ये आपका चोल वंश से संबंधित है। तो ये चोल वंश में किसको दिया गया था? तो ये याद रखिएगा चोल वंश में संपूर्ण सेंगोल को विजित किसने किया था? तो ये किया था, याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ऑप्शन आपका ए होगा। यही सेंगोल को अभी संसद भवन में रखा है, न्यू संसद भवन में रखा है। याद रखिएगा क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन आपका है कि धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका मार्शल का है। याद रखिएगा यह कथन मार्शल का है। 72 है। क्वेश्चन आपका है कि भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद निर्भर करता है, किस पर करता है? ये याद रखिएगा मांग की लोच पर करता है। यानी किसी भी वस्तु का कीमत किस पर डिपेंड करता है? तो मांग यानी डिमांड पर निर्भर करता है। याद रखिएगा किसी वस्तु का जब डिमांड बढ़ जाता है और उसका प्रोडक्शन यदि कम होता है तो उसी समय इसका रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा किसी भी वस्तु का रेट किस पर डिपेंड करता है? डिमांड पर डिपेंड करता है। डिमांड यदि अधिक रहेगा तो उसका रेट अधिक हो जाएगा, यदि इसका डिमांड कम हो तो रेट क्या होगा? कम ही रहता है। याद रखिएगा किसी चीज़ यदि डिमांड कम रहता है उसका रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि उसको खरीदने वाला कम हो जाते हैं, मिलते नहीं है तो उसको सस्ता में बेचना पड़ता है। लेकिन किसी चीज़ का डिमांड आपका बढ़ जाता है, किसी वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है तो उसका देखिएगा रेट भी बढ़ जाता है। तो यही कारण आपका कि बाज़ार में कीमत किस पर निर्भर करता है? तो कीमत उसके मांग यानी डिमांड पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन आपका है यदि निवल पूर्ण उत्पादनीय दर 1 से कम हो तो क्या होगा? 1 से कम होगा तो क्या होगा? जनसंख्या में कमी होगी। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन आपका है कि कर भार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? यानी किस अर्थशास्त्री ने कर के भार के प्रसरण सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा यह दिया था कायनाड ने। किसने दिया था? कायनाड ने। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंधित नहीं है? स्फीति करने का अर्थ मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति करने का अर्थ महंगाई। आप समझिए कि मुद्रास्फीति यदि बढ़ गया तो समझिए कि महंगाई बढ़ गया है। अब बताइए महंगाई कब बढ़ता है? अब देखिए महंगाई कब बढ़ता है? जब आपका डिमांड क्या हो? अधिक हो और सप्लाई क्या हो? कम हो। जब आपका डिमांड अधिक हो सप्लाई कम हो। सप्लाई कम करने का अर्थ हुआ कि यानी प्रोडक्शन, उसका यदि प्रोडक्शन कम होता है, उसका उत्पादन यदि कम होता है लेकिन उसका मांग अधिक रहता है मार्केट में, तो उस केस में क्या होता है? उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। अब सोचिए ना, अब देखिए कि आप अपने आसपास देखिए कि यदि किसी वस्तु का डिमांड क्या हो? अधिक है, बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में और ये वस्तु बहुत कम मिल रहा है, तो देखिएगा उस वस्तु का प्राइस अधिक हो जाता है।
इस वस्तु का प्राइस अधिक रहता है। तो यही कारण है आपका कि सोना चांदी का दाम अधिक क्यों रहता है, क्योंकि उसका यानी उत्पादन कम होता है। ये आपका यानी देश में कम उपलब्ध होता है, इसीलिए तो इसका रेट ज़्यादा है। आप सुनिए, इसका छोड़ दीजिए, कपड़ा में देख लीजिए। तो जब डिमांड बढ़ता है तो उसका तब रेट बढ़ता है। जैसे अभी आपका यानी ठंडे का मौसम आएगा तो ठंडा का जो कपड़ा होगा देखिएगा उसका रेट बढ़ जाएगा। और जो गर्मी का कपड़ा है उसको देखिए जाएगा खरीदिए तो इसका रेट कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड कम रहेगा। तो यही होता है आपका कि जब डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है, डिमांड बढ़ता है और उसका प्रोडक्शन यानी इसका सप्लाई क्या होता है, कम होता है। इसका सप्लाई जब कम होता है तो उस केस में क्या होता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, यानी उसका मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी विशेषता स्फीति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है कि कीमत स्तर में वृद्धि, बिल्कुल सही है, ये तो है। कारण नहीं है तो ये आपका है। बी है कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। आपका ऑप्शन सी है कि मौद्रिक आय में वृद्धि। अब देखिए ऑप्शन सी आपका, ये आपका सही है कि मौद्रिक आय में वृद्धि। जब इनकम बढ़ता है तो उस केस में भी क्या होता है आपका कि आपका पास इनकम बढ़ेगा तो आपका डिमांड अधिक हो जाएगा। जब आपका डिमांड अधिक होगा तो उसी केस में क्या होता है, वस्तु की महंगाई बढ़ जाता है। देखिए आपका महंगाई बढ़ने के कारण क्या होगा, आपका ऑप्शन ए भी सही है, महंगाई बढ़ जाएगा। आपका सी के कारण भी महंगाई बढ़ जाएगा। आपका डी है कि उपलब्ध आपूर्ति के पूर्ति में मांग अधिक होती है, यानी पूर्ति से अधिक क्या होती है, मांग होती है, तब मुद्रास्फीति होती है। आपका ऑप्शन बी क्या है कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, ये आपका गलत है। देखिए कीमत में वृद्धि ठीक है लेकिन मूल्य में वृद्धि नहीं है। अब देखिए आपको समझना होगा कि कीमत में वृद्धि का अर्थ क्या हुआ, मूल्य में वृद्धि का अर्थ क्या हुआ, दोनों अलग है। अब देखिए कीमत बढ़ गया, ठीक है, इसका प्राइस पहले मान 60 रुपया है, अभी हो गया कितना, 80 रुपया हो गया। पहले 60 रुपया था, अभी हो गया कितना, 80 रुपया था। उसका कीमत स्तर में क्या हुआ, वृद्धि हो गया, कीमत बढ़ गया, पहले 60 था अभी 80 हो गया। लेकिन मूल्य क्या रहा है, इसका वैल्यू। अब बताइए, जो वस्तु पहले 60 रुपये में हमें मिल जाता था वो वस्तु अभी 100 में मिल रहा है, तब रुपया का वैल्यू क्या हुआ, घट गया ना, बढ़ा कहाँ है। अब मतलब पहले हम 60 रुपया ही देते थे तो वो वस्तु हमको मिल जाता था, लेकिन अब हमें 100 रुपया देना पड़ता तब वो वस्तु मिलता है। तो बताइए मुद्रा का वैल्यू बढ़ गया कि घट गया, घट गया, बढ़ता नहीं है उस केस में मूल्य। तो ऑप्शन बी होगा कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। यही आपका गलत है, ये आपसे पूछ रहा था कि कौन सा संबंध नहीं है। तो देखिए आपका इकोनॉमिक्स ना बहुत अच्छा विषय है, ठीक है, उसको पढ़िएगा ना बहुत मज़ा आता है। तो लेकिन तो आपको समझ आना चाहिए, समझ में यदि आपको आ जाता है तो आप कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। आई होप हमको लगता है अब ये आप कभी नहीं भूलेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होता है। आपका क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन आपका है कि किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है। सदजीवन यानी सब दिन के लिए बना हुआ है, किसने कहा है, तो ये कहा है अरस्तु ने। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन का आपका कि संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये ऑस्टिन को जाता है। ऑप्शन का डी होगा, ऑस्टिन को जाता है। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि किसका मत है, यानी किसका कथन है, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये कथन रूसो का है, याद रखिएगा, ये कथन रूसो का है। क्वेश्चन का 79 है। क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। अब देखिए कह रहा है भारत में कोई ब्रिटिश नागरिक रह रहा है तो ये कौन सा अधिकार उसे नहीं मिलेगा, यानी कौन सा अधिकार को दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए है कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। अब देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद आपका 19 के 1 के में है, 1 में आपका है। तो अनुच्छेद 19 के 1 में है। आपको पता होना चाहिए कि केवल भारतीय के लिए कौन सा मौलिक अधिकार मिला है। तो याद रखिए 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आपका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, 5 अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को मिला है, यानी इसका अधिकार विदेशियों को नहीं होता है। तो आप देखिए ये भी आपका ऑप्शन ए में जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये आपका किसी का अनुच्छेद 19 के 1 में है, तो यानी आपका 19 इसमें शामिल है। तो यानी ये आपका केवल भारतीयों को मिलता है, केवल भारतीय नागरिक को मिलता है, विदेशी को नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को मिलता है। तो याद रखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये आपका 5 आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन आपका 80 है और ये आपका आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की सबसे बड़ी समिति है।
कौन सी समिति है जो सबसे बड़ी समिति है? तो आपको पता होना चाहिए प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति आपका सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं और 30 का 30 सदस्य ये सभी आपका लोकसभा से ही होते हैं, यानी सभी सदस्य आपका लोकसभा से ही चुने जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, उसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से ही चुने जाते हैं। जबकि आपका लोक लेखा समिति में 22 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें से 22 में से आपका यानी लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। जबकि आपका प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य शामिल होते हैं और सभी आपका लोकसभा से ही चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा। तो ये था आपका यानी 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। देखिए आपको अगले सेट से आपको हो सके तो आपको हम फुल टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि देखिए मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कहीं से समय मिले तो आपको प्रैक्टिस सेट करवा दे। अब देखिए आपको ये मालूम होगा, अभी देखिए आपका अभी 2 बज रहा है रात, ठीक है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 2 बज रहा है अभी रात। हम 2 बजे ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। अब बताइए 2 बज गया, हम वीडियो को एडिटिंग करते करते हमको बज गया कि ना 3 बज जाएगा, तो आपको देखिए 3-4 बज जाएगा, तो हमको समय बचता नहीं है, ठीक है, समय नहीं बचता है। हम कोशिश मेरा रहता है कि हम अधिक से अधिक आपको क्लास दिए, तो आप मेरा कोशिश रहेगा आपका आगे से कि इसको हम फुल टेस्ट आपको हम करवाएं, पूरे आपका फुल टेस्ट करवाएं, जिसमें आपका 120 क्वेश्चन हो, ठीक है। हालांकि आपका अभी भी आपका मार्केट में ऐसे पूरा आपका फुल प्रैक्टिस सेट आया भी नहीं है, तो जब आपको आ जाएगा तो हम करवा देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे आपको हम जल्दी फुल टेस्ट आपको हम करवाएं, ठीक है। जो आप साइंस वाले स्टूडेंट हो, साइंस को भी हम आपका सेट स्टार्ट कर दिए हैं और साथ में आपका मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आपको स्टार्ट कर दिए हैं। तो जिस भी विषय का आप स्टूडेंट है तो आप अपना सेट प्रैक्टिस सेट यहाँ लगाइए और सभी का आपका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको PDF लेना है तो आप PDF के लिए आपको टेलीग्राम यानी ज्वाइन करना होगा और इसके लिए कोई फ़ी आपको नहीं देना होगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका PDF भी आप ले सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम का नेम भी सेम है, जो आपका ये चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम का भी नाम है। आप सर्च कीजिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और PDF से पहले क्वेश्चन खुद बनाइए। जब आपको नहीं बने तब आप इस वीडियो से आप मिलाइए और देखिए कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। तो आपको PDF भी इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। सभी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको इतना तो बनता है, यदि आप हमसे पढ़ते हैं तो आपको पक्का रिजल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, समझाते भी। आपको ऐसे नहीं किसी ऑप्शन B C D करते जाते हैं, जो क्वेश्चन आपको समझाने वाला आता है पूरे आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए पिछले बैच में बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट इस बार आपका जॉब लिया है, ठीक है। आपको मिलाएंगे भी जल्दी, उस आपको ज्वाइनिंग होने दीजिए, आपको मिलाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको नहीं बोल रहे हैं हम, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरा जो इस बार क्वालिफाई किया। आप लोग भी करेंगे यदि मेरे साथ आप चलते हैं तो, ठीक है। जितना हम मेहनत आपके लिए करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है आपका सिलेक्शन होने से, ठीक है। आपका 100% सिलेक्शन होगा, इसलिए आपको हम पर विश्वास करना होगा, ठीक है। आप बिलीव कीजिए, विश्वास रखिए, 100% आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए आपको यदि इतना आपके लिए हम कर रहे हैं तो आपको ये भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितने भी आपको दोस्त हैं सभी दोस्त के पास शेयर कीजिए, उसको बोलिए क्लास कीजिए करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।